जिस बच्चे को लगता है कि वेक्टर्स का जो प्रोडक्ट होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, वो एक बीमारी है, सर दर्द है, कभी समझ में नहीं आता है, तो बच्चों इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। यहाँ पर आपको बेसिक से एडवांस तक जो टॉपिक, ये पूरा टॉपिक है, ये पूरा कंप्लीट होगा विद न्यूमेरिकल्स। इसमें हम एग्जांपल भी लेंगे कि कहाँ पर डॉट प्रोडक्ट यूज में आता है। आज का जो अपना टॉपिक है वेक्टर मल्टीप्लिकेशन में, वो है डॉट प्रोडक्ट। बच्चों देखो, बात आती है वेक्टर्स को जो हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो वेक्टर्स के मल्टीप्लिकेशन या प्रोडक्ट के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट, एंड सेकेंड वन होता है हमारा वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है, जिसको हम क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं। अब ये वेक्टर्स के जो प्रोडक्शन है, ये दो टाइप के क्यों बने? जब हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो उनके मल्टीप्लाई से जो तीसरी क्वांटिटी होती है, अगर वो स्केलर क्वांटिटी होती है, तो हमें उन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करना होता है। इट मीन्स उनके बीच में डॉट लगाया जाता है। बात आती है क्रॉस प्रोडक्ट की या वेक्टर प्रोडक्ट की। जब हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं और अगर वेक्टर क्वांटिटी होती है, जो आपका रिजल्ट होता है, अगर वो वेक्टर क्वांटिटी है, दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई किया, रिजल्ट आया, रिजल्ट अगर आपका वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका मतलब उन दोनों वेक्टर्स का जो मल्टीप्लिकेशन हुआ है या जो प्रोडक्शन हुआ है, उसको हम क्या बोलेंगे? वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है। तो आज हम डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट की बात कर लेते हैं। देखो बच्चों, सबसे पहले बात आती है इसका फॉर्मूला वगैरह, इसकी डेफिनेशन क्या है। पहले पॉइंट की हम बात कर लेते हैं। अगर हमारे पास में दो वेक्टर्स हैं, इन्हें हमें क्या करना है? डॉट प्रोडक्ट करना है। इट मीन्स स्केलर प्रोडक्ट करना है। तो इन दोनों के बीच में डॉट लगाया जाता है और इसका जो रिजल्ट होता है, इसका मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, और इनके बीच जो एंगल है, स्मॉलर जो एंगल है बच्चों, ध्यान रखना इस तरह से। ये सपोज हमारे पास में एक ए वेक्टर है और ये हमारे पास में बी वेक्टर है, दो वेक्टर हैं और इनके बीच में एंगल थीटा है। इसका मैग्नीट्यूड ए है, मैग्नीट्यूड का मतलब इसका है न्यूमेरिकल वैल्यू, और बी हमारा वेक्टर, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू बी कंसिडर कर लेते हैं। तो अगर हमें इसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, इसका मैग्नीट्यूड दिया और इनके बीच एंगल दिया हुआ है, तो बोला जाएगा इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? सिंपल सा है, ए बी कोस थीटा। बच्चों रिजल्ट क्या रहेगा? ए बी कोस थीटा, ठीक है, जहां पे थीटा क्या है? दोनों वेक्टर्स के बीच एंगल है। इट मीन्स डेफिनेशन क्या हो गई? द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ वेक्टर्स एंड कोसाइन ऑफ द स्मॉलर एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। सिंपल सा इसको देख के हम डेफिनेशन बना सकते हैं। चलो यहां तक बात क्लियर हो गई। दूसरी बात बच्चों ध्यान रखना, जो डॉट प्रोडक्ट था वो कैसी क्वांटिटी होती है? स्केलर क्वांटिटी। इट इज ए स्केलर। कोई बोले कि डॉट प्रोडक्ट कैसा होता है? स्केलर होता है, वेक्टर नहीं होता है, क्योंकि जैसे हम दोनों को डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो यहाँ जो वैल्यू मिलेगी वो ओनली आपको न्यूमेरिकल वैल्यू मिलेगी, कोई डायरेक्शन नहीं होगी। इट मीन्स डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है? कि स्केलर क्वांटिटी होती है। क्लियर यहाँ तक? इसीलिए इसको हम स्केलर या डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं। चलो तीसरे अगर हम पॉइंट की बात करें, तीसरे पॉइंट की बात करें तो काफ़ी बार एग्जामिनर क्या करता है? दो वेक्टर्स के बीच एंगल पूछ लेता है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। इसका भी हम न्यूमेरिकल करेंगे, न्यूमेरिकल सबके लास्ट में करेंगे, क्योंकि अभी तक हमने जो डॉट प्रोडक्ट सीखा है वो कैसे सीखा है? ए और बी दोनों का मैग्नीट्यूड दिया जाए, उनके बीच एंगल दिया जाए, तो ही हम डॉट प्रोडक्ट यहाँ कैलकुलेट कर पा रहे हैं। लेकिन अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों को वेक्टर फॉर्म में दे दे, तो हम डॉट वेक्टर कैसे कैलकुलेट करेंगे? डॉट प्रोडक्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे? स्केलर प्रोडक्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे? उसका एक कंपोनेंट मेथड होता है, कंपोनेंट्स की फॉर्म में हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं, जिसको सबके लास्ट में करेंगे, उसके बाद में इसका न्यूमेरिकल लेंगे। तो थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा? एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। अगर हमसे बोला जाए कि दो वेक्टर्स के बीच एंगल फाइंड आउट करना है, सिंपल है बच्चों, यहाँ देखो ये रहा थीटा, तो अगर हम यहाँ से देखें कोस थीटा इक्वल्स टू क्या आ रहा है? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाई ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड। तो थीटा क्या हो गया? थीटा इक्वल्स टू हो गया कोस इनवर्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाई ए का मैग्नीट्यूड एंड बी का मैग्नीट्यूड। क्लियर है यहाँ तक? मुझे लग रहा है यहाँ तक समझ में आ गया होगा। सर दो वेक्टर्स के बीच जब भी हम एंगल कैलकुलेट करेंगे तो पहले उन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करेंगे, डॉट प्रोडक्ट करना भी सीखेंगे।
फिर उन दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लाई करके इसमें डिवाइड कर देंगे और उसका क्या ले लेंगे, कोस इनवर्स ले लेंगे। सपोज ये वैल्यू हाफ आ गई तो कोस इनवर्स हाफ कितना होता है, 60 डिग्री। तो आंसर क्या हो जाएगा कि दोनों वेक्टर्स के बीच एंगल 60 डिग्री है। क्लियर यहाँ तक? चलो पॉइंट नंबर 4 पे हम चलते हैं। यहाँ तक क्लियर? एक बार राइट डाउन करना चाहो, स्क्रीनशॉट लेना तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो। मैं इसको एक बार इरेज कर रहा हूँ, मिटा रहा हूँ। ठीक है, चलो देखो, अब बात आती है हमारे पास में 4th पॉइंट की। जो डॉट प्रोडक्ट था इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है। डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है। बच्चों कम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है, ऑर्डर को चेंज कर देना। सपोज कैसे, तो हमने लिखा है यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव मीन्स होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। इट मीन्स ए का बी के साथ डॉट प्रोडक्ट करो या बी का ए के साथ डॉट प्रोडक्ट करो। ए का बी के साथ, बी का ए के साथ, कैसे ही मल्टीप्लाई कर लो रिजल्ट सेम आएगा। इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रोडक्ट, है ना, या कम्यूटेटिव लॉ बनेंगे। तो ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। डॉट प्रोडक्ट की ऐसी कौन सी दो प्रॉपर्टीज है, ऐसे कौन से दो लॉज है जिनको ये फॉलो करता है? एक हो गया कम्यूटेटिव लॉ, एक और लॉ होता है जिसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव। इट ओबेज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ओवर एडिशन, एडिशन का मतलब क्या हो गया? देखो बच्चों, एडिशन सब्ट्रैक्शन करो। हमारे पास में एक ए वेक्टर है, इसका डॉट प्रोडक्ट करना हमें बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर के साथ। इट मीन्स हमारे पास 3 वेक्टर्स हैं। पहले हमने बी और सी को ऐड किया, फिर हमने ए के साथ उसका डॉट प्रोडक्ट किया। ये एक रिजल्ट आ गया, दोनों को ऐड करने से एक नया वेक्टर मिला। अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करना है, तो ये क्या कहता है, या तो आप इन दोनों को ऐड करके इसके साथ डॉट प्रोडक्ट कर लो, या सिमिलरली हम क्या करेंगे, ए का बी के साथ डॉट प्रोडक्ट और ए का सी के साथ डॉट प्रोडक्ट और आफ्टर देन ऐड कर देंगे, तो भी रिजल्ट सेम आएगा। क्लियर है यहाँ तक? चलो सिंपल चीज़ है, बेसिक प्रॉपर्टीज है। पॉइंट नंबर 6 की बात करें हम, तो हमारे पास में अगर दो वेक्टर्स के बीच एंगल 0 डिग्री होता है, बच्चों ढंग से सुनने की कोशिश करना, दो वेक्टर्स के बीच एंगल 0 डिग्री होता है, इसका मतलब दोनों वेक्टर हमारे पैरेलल वेक्टर्स है। और वो पैरेलल वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट जो आएगा वो आएगा उन दोनों के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के बराबर, मल्टीप्लिकेशन के बराबर। तो हमने लिखा है यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू लाइक पैरेलल वेक्टर्स। इट मीन्स हमारे पास में ए वेक्टर एंड बी वेक्टर दोनों पैरेलल वेक्टर, इट मीन्स इनके बीच में बच्चों एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री। पैरेलल वेक्टर्स के बीच एंगल कितना होता है, 0 डिग्री, दोनों एक डायरेक्शन में होते हैं। तो इनका डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड ए, इसका मैग्नीट्यूड बी, और इन दोनों के बीच एंगल 0 डिग्री। और कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 1, जो कि मैक्सिमम होती है। इट मीन्स डॉट प्रोडक्ट, आपसे बोला जाए कि दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट मैक्सिमम कब होता है, तो आपको डायरेक्ट याद रखना है, दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट मैक्सिमम तभी होगा जब दोनों वेक्टर्स के बीच एंगल 0 डिग्री होगा। क्लियर यहाँ तक? चलो नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अब हमारे पास में डॉट प्रोडक्ट मिनिमम कब होगा, या दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट वेनिश हो जाता है, गायब हो जाता है। एग्जामिनर क्वेश्चन में इस तरह के क्वेश्चंस जो होते हैं ना, इस तरह की लैंग्वेज होती है। इफ द डॉट प्रोडक्ट वेनिसेस देन व्हाट इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। वेनिसेस का मतलब उनका डॉट प्रोडक्ट 0 है, इट मीन्स दोनों वेक्टर्स के बीच एंगल 90 डिग्री है। तो हमने बोल दिया इफ थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। इट मीन्स बच्चों ध्यान रखना, दोनों वेक्टर्स हमारे क्या है, ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल मीन्स क्या होता है, if two vectors are perpendicular to each other then the vectors are known as orthogonal vectors. Dot product of orthogonal
वेक्टर्स। देखो बच्चों क्या आ जाएगा हमारे पास में, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू क्या होता है, ए बी कोस थीटा, और दोनों वेक्टर के बीच थीटा कितना है 90 डिग्री। इट मीन्स आज के बाद बच्चों एक चीज़ ध्यान रखना है, अगर ऐसे बोल दिया जाए कि दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, या बोल दिया जाए कि दो वेक्टर ऑर्थोगोनल वेक्टर्स हैं, तो बिना देखे आपको एग्जाम में क्या काम करना है, या जब भी आप क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो सबसे पहला काम आपको उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो कर देना है। इस जो ये वर्ड ये जो सेंटेंस में यूज कर रहा हूँ बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर दो वेक्टर्स आपके परपेंडिकुलर है या ऑर्थोगोनल है, इट मीन्स दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा। क्लियर है? इसका हम क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो ये अच्छा टॉपिक है, पहले इसका क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं। देखो बच्चों क्वेश्चन में क्या दिया गया है, इफ टू वेक्टर्स ए वेक्टर ये दिया गया 3i प्लस 4j माइनस का 5k। अभी हमने डॉट प्रोडक्ट किया नहीं है तो इसलिए इस क्वेश्चन को सबके लास्ट में करेंगे। अभी हमने डॉट प्रोडक्ट करना सीखा नहीं है, तो इसके अलावा एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन भी लेंगे हम, है ना। यहाँ बोला गया है इफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स इज a इक्वल टू 4 दिया है एंड b इक्वल टू 8 दिया है। बच्चों हमारे पास में दो वेक्टर्स हैं जिनके जो मैग्नीट्यूड्स है वो कुछ इस तरह से दिए गए हैं। a का मैग्नीट्यूड 4 है, b का मैग्नीट्यूड 8 है। अब क्या बोला गया है, एंड दे रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू स्मॉलर मैग्नीट्यूड वेक्टर, देन यहां पे क्या बोला गया है, इफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ टू वेक्टर्स इज a इक्वल टू 4 b इक्वल टू 8 एंड दे रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू स्मॉलर मैग्नीट्यूड, then what is the angle between a vector and b vector। तो क्या बोला गया है, तो a और b के बीच में एंगल क्या है। क्वेश्चन को ढंग से समझना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और लेंगे भी। इफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ टू वेक्टर्स इज a इक्वल टू 4 एंड b इक्वल टू 8, ये गिवन है हमें, एंड दे रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू स्मॉलर मैग्नीट्यूड वेक्टर। तो अब बच्चों इसको कैसे करें, देखो सिंपल समझने की कोशिश करना। स्मॉलर मैग्नीट्यूड हमारा क्या है 4, तो हमारे पास में एक ए वेक्टर है, दे रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू स्मॉलर मैग्नीट्यूड, मतलब डायग्राम बनाने की कोशिश करना। ये अगर हमारे पास में ए है तो इनका रिजल्टेंट यहाँ है, इसका मतलब बच्चों बी किधर की तरफ है, बी इधर की तरफ मान के चलो आप, ये रहा बी, और ये इनका रिजल्टेंट है, ये रहा रिजल्टेंट। ए के साथ कितना एंगल पे है 90 डिग्री पे, ढंग समझना। तो ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो आर वेक्टर बच्चों क्या होता है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। सबको पता होगा रिजल्टेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं। दो वेक्टर्स का जो सम होता है उसी को हम उन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट बोलते हैं, जिसका मैग्नीट्यूड हम पैरेललोग्राम लॉ से कैलकुलेट करते हैं ना, √a² प्लस b² प्लस का 2ab cos थीटा। आई थिंक यहाँ तक क्लियर होगा आप लोगों को। अब देखो आगे यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोला गया है, जो a वेक्टर है किसके परपेंडिकुलर है, r वेक्टर के, या r वेक्टर किसके परपेंडिकुलर है, a वेक्टर के। अभी मैंने क्या कहा था, एक लाइन याद रखना, एक स्टेटमेंट याद रखना, जब भी दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, राइट। तो यहां हम क्या करेंगे, ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, रिजल्टेंट के साथ, मतलब बच्चों ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के साथ क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। चलो अब हमारे पास में एक पॉइंट और आ रहा है, देखो ए का ए के साथ जब डॉट प्रोडक्ट करेंगे, खुद का खुद के साथ, ये भी एक नया पॉइंट, इसको भी एक नए पॉइंट में हम ऐड कर सकते हैं। डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर बाय इटसेल्फ है,
मैं यहाँ ले सकता हूँ पॉइंट कितने हो गए थे 5 6 7 पॉइंट नंबर 7 देखो डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर बाई इटसेल्फ। कैसे कैलकुलेट करेंगे? ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर बच्चों क्या हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड ए, इसका मैग्नीट्यूड ए, और इन दोनों के बीच एंगल कितना 0 डिग्री, बिकॉज दोनों कैसे हो गए, इक्वल वेक्टर्स हो गए। अरे भाई हमारे पास में ए वेक्टर और ए वेक्टर तो इक्वल वेक्टर है, तो इनके बीच एंगल कितना आएगा 0 डिग्री आएगा, और जब एंगल 0 डिग्री आएगा तो यहाँ पे कोस 0 की वैल्यू कितनी 1। तो एक वेक्टर का खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट क्या होता है ए स्क्वायर, ठीक है, क्या होता है ए स्क्वायर। तो यहाँ सॉल्यूशन देखो, ए का ए के साथ डॉट प्रोडक्ट क्या हो गया ए स्क्वायर, क्लियर है। ए का बी के साथ डॉट प्रोडक्ट क्या सर, ये हो गया ए बी कोस थीटा। अभी सीखा ना हमने, कहा यहाँ और पूछा भी क्या है, देन व्हाट इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। तो हमने सपोज बोल दिया कि लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या हो गया ए बी कोस थीटा, वही हमने क्या लगा दिया यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दिया, ठीक है ना। ए का पहले ए के साथ मल्टीप्लाई फिर बी के साथ मल्टीप्लाई इक्वल टू क्या हो गया 0। बच्चों इसमें देखें तो ए कॉमन आ रहा है, ये आ गया ए प्लस बी कोस थीटा इक्वल टू कितना हो गया 0। अब ए तो 0 हो नहीं सकता बिकॉज ए कितना है 4, तो 0 कौन हो सकता है ए प्लस बी कोस थीटा इक्वल टू 0। तो बच्चों बताओ कोस थीटा इक्वल टू कितना हो गया माइनस का ए बाई बी। ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू कितनी है 4, बी की वैल्यू कितनी है 8, 4/8 कितना हो गया 1/2, लेकिन आगे क्या है माइनस है। तो बच्चों बताओ थीटा इक्वल टू कितना हो गया कोस इनवर्स माइनस हाफ, और कोस इनवर्स माइनस हाफ कितना होता है 120 डिग्री। बताओ आंसर क्या आया 120 डिग्री। तो हमारे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा, दोनों वेक्टर्स के बीच एंगल कितना है 120 डिग्री है। क्लियर, यहाँ तक बेसिक से एडवांस कराऊंगा। अगर आप लास्ट तक वीडियो को देखोगे तो पूरा डॉट प्रोडक्ट समझ में आएगा, कंप्लीट समझ में आएगा। चलो आगे चलिए, क्लियर है यहाँ तक। चलो देखो आगे चलते हैं। पॉइंट हमारे पास 7 हो गए, पॉइंट नंबर 8 की बात करते हैं। पॉइंट नंबर 8 की बात करते हैं। देखो बच्चों पॉइंट नंबर 8 के अंदर क्वेश्चन आता है प्रोजेक्शन का, फिर उसके बाद पॉइंट नंबर 9 भी आएगा। पॉइंट नंबर 9 में हम यूनिट वेक्टर से लेंगे, ठीक है। तो उससे पहले हम प्रोजेक्शन की बात कर लेते हैं। देखो बच्चों यहाँ क्वेश्चन क्या आता है, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन टू बी वेक्टर। बच्चों हमें क्या दिया गया है, एक वेक्टर ये ए जिसका मैग्नीट्यूड ए है, एक वेक्टर बी है जिसका मैग्नीट्यूड बी है, और इनके बीच एंगल कितना है थीटा। अब क्या बोला गया है, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन टू बी वेक्टर। एक वेक्टर ए वेक्टर है जिसका प्रोजेक्शन बी पे कैलकुलेट करना है। प्रोजेक्शन का मतलब बच्चों क्या, शैडो छाया, ये है प्रोजेक्शन, ये वाले यहां से लेके यहां तक की जो वैल्यू है। बच्चों बताओ देखिए ये वाला प्रोजेक्शन कितना होता है ए कोस थीटा। अगर आपने रिजोल्यूशन पढ़ा होगा, एक वेक्टर का जब हम रिजोल्यूशन करते हैं उसको 2 परपेंडिकुलर कंपोनेंट में डिवाइड करते हैं, तो थीटा के साथ कोस कंपोनेंट होता है, एक वर्टिकल कंपोनेंट और था जिसको हम क्या बोलते हैं साइन कंपोनेंट बोलते हैं ना। थीटा के साथ हमेशा कौन सा कंपोनेंट होता है कोस कंपोनेंट। तो हमें कोस कंपोनेंट चाहिए था, यही प्रोजेक्शन हो गया किस पे बी पे। इसका मतलब आंसर क्या हो गया ए कोस थीटा। बट बच्चों आपको पता है क्या, अभी भी जस्ट हमने किया है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू क्या होता है ए बी कोस थीटा। तो मुझे यहाँ से ए कोस थीटा क्या मिला, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाई बी। क्या मैं इसको ऐसे भी कंसिडर कर सकता हूँ क्या, ए वेक्टर डॉट बी कैप, बिकॉज ये जो है वेक्टर डिवाइडेड बाई वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इसको हम क्या बोलते हैं यूनिट वेक्टर ऑफ द वेक्टर। किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं, उस वेक्टर के अंदर उसके मैग्नीट्यूड का डिवाइड कर देते हैं, तो उसे हम उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर बोलते हैं। तो यहाँ पे बी कैप क्या है, यहाँ पे बी कैप बी का यूनिट वेक्टर है। अगर आपने वेक्टर्स के जो सिंपल जो डेफिनेशंस है, टर्म्स है,
इक्वल वेक्टर, यूनिट वेक्टर, पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर, कोप्लेनर वेक्टर, कॉन्करेंट वेक्टर्स, ये अगर आपने नहीं पढ़े हैं तो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। इसके लिए भी हम एक वीडियो बनाएंगे। ये वीडियो इसलिए बनाया गया है ताकि बच्चों को डॉट प्रोडक्ट में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आए। डॉट प्रोडक्ट जो बीमारी उसको जड़ से खत्म करेंगे यहाँ पे, ठीक है बच्चों। सिमिलरली इसी तरह से आपसे बोले कि बी पे कर लिया, अब बी का ए पे प्रोजेक्शन क्या करोगे तो क्या आ जाएगा। तो यहाँ अगर हम बात करें प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन टू ए वेक्टर, तो बच्चों ए पे कैलकुलेट करेंगे तो प्रोजेक्शन क्या आ जाएगा, बी का ए पे प्रोजेक्शन क्या आ जाएगा, बी कोस थीटा। उसका ए की तरफ कंपोनेंट क्या हो जाएगा, बी कोस थीटा। सीखा ना अभी, ए का बी की तरफ कंपोनेंट ए कोस थीटा, तो बी का ए की तरफ कंपोनेंट कितना, बी कोस थीटा। बताओ बी कोस थीटा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाई ए। क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या सर, बी वेक्टर को किससे मल्टीप्लाई कर दो, ए के यूनिट वेक्टर से। हाँ पहले चाहे ए के लिख दो, बाद में भी लिख दो, सबको पता है डॉट प्रोडक्ट में कम्यूटेटिव लॉ फॉलो होता है ना, कम्यूटेटिव लॉ। ए को इधर रखो चाहे बी को इधर रखो, क्लियर है यहाँ तक। चलो ये आपका ए पे प्रोजेक्शन हो गया, ये आपका ए का बी पे प्रोजेक्शन हो गया, क्लियर यहाँ तक। अब इस पे न्यूमेरिकल्स भी कर लेंगे। आगे पॉइंट पे चलें। चलो देखो नेक्स्ट पॉइंट हमारा पॉइंट नंबर 9 की बात करते हैं हम। पॉइंट नंबर जो 9 है हमारा वो है डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स। बच्चों इस पे हम थोड़ा सा लगा लेते हैं क्या इम्पोर्टेंट। अगर आपने ये सीख लिया तो मुझे लगता है कि डॉट प्रोडक्ट करना भी आप सीख जाओगे। तो हमारे पास में यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट, यूनिट वेक्टर दो टाइप के होते हैं, आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, के का के के साथ डॉट प्रोडक्ट। इसका मतलब वो आपके इक्वल वेक्टर्स है। और ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स क्या होते हैं, आई का जे के साथ, जे का के साथ और के का आई के साथ, क्लियर है। तो हम यहाँ क्या कर लेते हैं, सबसे पहले लाइव वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट कर लेते हैं। देखो बच्चों आई का आई के साथ, जे का जे के साथ और के का के साथ डॉट प्रोडक्ट 1 आएगा। मैंने इसको इक्वल क्यों लिखा है, क्योंकि सभी का डॉट प्रोडक्ट 1 आएगा। कैसे आया पहले इसको बात कर लेते हैं। बच्चों देखो इसका मैग्नीट्यूड कितना 1, इसका मैग्नीट्यूड कितना 1, बट इन दोनों के बीच में एंगल कितना 0 डिग्री। ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, तो रिजल्ट क्या आया 1, क्लियर है यहाँ तक। तो जितने भी इक्वल यूनिट वेक्टर्स होते हैं उन सब का डॉट प्रोडक्ट यूनिट होता है, मतलब 1 होता है। अब हम बात कर लेते हैं ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स क्या होते हैं, आई जे एंड के, क्लियर है, यही होते हैं। इसको हम कंसिडर करते हैं एक्स डायरेक्शन के लिए, इसको हम कंसिडर करते हैं वाई डायरेक्शन के लिए, और इसको हम कंसिडर करते हैं जेड एक्सिस के लिए, है ना। ये एक्स डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, ये वाई डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, एंड दिस वन जेड डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, क्लियर यहाँ तक। तो हम इनके बीच में डॉट प्रोडक्ट लगाते हैं, और आपने आंसर कैलकुलेट कर भी लिया होगा कि डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, बिकॉज इनके बीच में एंगल कितना होता है 90 डिग्री, तो ऑब्वियसली इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा 0 होगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो 1 होता है। यूनिट वेक्टर क्या होता है, ए वेक्टर विच मैग्नीट्यूड इज यूनिटी एंड रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, है ना, क्लियर यहाँ तक। तो देखो ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स की बात करें, डॉट प्रोडक्ट ऑफ ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स, आई केप डॉट जे केप डॉट के केप डॉट आई के, बच्चों कितना आएगा 0। इंपॉर्टेंट चीज़ें इनको याद रखोगे तो ही आगे चीज़ें समझ में आएगी। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, ठीक है। लास्ट और फाइनल पॉइंट की बात करेंगे, फिर हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। देखो डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ देयर कंपोनेंट्स। अब हम क्या करेंगे, दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट करेंगे उनके कंपोनेंट्स की फॉर्म में, ठीक है।
उनके कंपोनेंट्स के फॉर्म में हम दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करेंगे। देखो कैसे, सपोज हमारे पास में एक वेक्टर है ए वेक्टर, इसके कितने कंपोनेंट, 3 कंपोनेंट, एक्स कंपोनेंट, वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट एंड जेड डायरेक्शन में कंपोनेंट। और एक और वेक्टर है बी वेक्टर, इसका एक्स कंपोनेंट, इसका वाई कंपोनेंट एंड इसका जेड कंपोनेंट। क्लियर है? एक वेक्टर को अगर हम 3D में लिखें तो एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट, डायरेक्शन आ गई यूनिट वेक्टर, वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू जे केप उसकी डायरेक्शन आ गई, ये ए जेड क्या हो गया उसका जेड डायरेक्शन में कंपोनेंट, और के केप क्या हो गया उसकी डायरेक्शन हो गई। अब देखो डॉट प्रोडक्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे सिंपल सी बात है बच्चों, ढंग से देखना, 3 टर्म यहाँ पे है, 3 टर्म यहाँ पे है, 3 और 3 टर्म मिला के कितनी हो जाएगी टोटल, 9 टर्म्स हो जाएगी। जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल हमारे पास में 9 टर्म्स हो जाएगी। क्लियर है यहाँ तक? तो जब हमारे पास में 9 टर्म्स हो जाएगी, क्या हुआ, पानी हो गया क्या? चलो लगाओ देखिए, मैंने तो ध्यान नहीं दिया, रोज बाल्टी नहीं रहती क्या यहाँ पे? कितना गया पानी? बहुत ज़्यादा। चलो देखो, अब इनका डॉट प्रोडक्ट हम कैसे करेंगे। सबसे पहले हमने लिखा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। देखो बच्चों, इसको हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। देखा जाए तो टोटल 9 टर्म्स आ रही है, लेकिन हम ऐसा काम नहीं करेंगे, है ना। हमें ट्रिक से काम करना है। हमने पूरा वेक्टर कंप्लीट पढ़ लिया डॉट प्रोडक्ट। तो अब बचा क्या, देखो आई का आई के साथ डॉट प्रोडक्ट 1 होता है, आई का जे के साथ डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, आई का के साथ भी डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। तो इसका मतलब इसका इसके साथ मल्टीप्लाई ए एक्स बी एक्स, और आई डॉट आई 1 हो जाएगा, बाकी 0 जाएंगे, उसको हटा दो वहाँ पे, वो करना ही लिखना ही नहीं है। सिमिलरली इसका डॉट प्रोडक्ट ए वाई का बी वाई के साथ, और जे डॉट जे अपने को पता है कितना होता है 1, बाकी सब 0 हो जाएंगे। और अगर हम इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करें ए जेड बी जेड के केप डॉट के केप, समझ में आ गया होगा। मैंने इसका इसके साथ मल्टीप्लाई किया, इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं किया, क्योंकि वो मल्टीप्लाई 0 होगा। यहाँ अब इसको कैसे लिखेंगे, ए एक्स बी एक्स, बिकॉज इसकी वैल्यू 1, ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। ये लो बच्चों हो गया 2 वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट। अब इस पे न्यूमेरिकल से ले लेते हैं हम 2 वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं, ठीक है ना। और जिस एंगल की बात करते हैं वो एंगल भी कैलकुलेट करेंगे हम। 2 वेक्टर्स के बीच एंगल कैसे कैलकुलेट किया जाता है। चलो देखो, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। चलो मिटा देते हैं। देखो बच्चों, अब क्वेश्चन में क्या दिया है हमें, क्वेश्चन में क्या दिया है, फाइंड द एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स। ए वेक्टर इक्वल टू क्या दिया है 3i के प्लस 4j के प्लस का 5k के, एंड बी वेक्टर है 3i के प्लस का 4j के माइनस का 5k के। बच्चों एंगल कैलकुलेट करना है। एंगल कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले डॉट प्रोडक्ट चाहिए होगा। क्या था फॉर्मूला, 2 वेक्टर्स के बीच जब एंगल कैलकुलेट करते हैं तो थीटा इक्वल होता है कोस इनवर्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाई ए बी, ठीक है। सबसे पहले दोनों का डॉट प्रोडक्ट करने के लिए हमें पेन चलाने की जरूरत नहीं है। आई का आई के साथ डॉट प्रोडक्ट 1 होता है, तो आई डॉट आई 1, लेकिन 3 इंटू 3 कितना हो गया 9। तो पहले यहाँ लिख लेते हैं कोस इनवर्स 9 प्लस ऐड करते जाओ डॉट प्रोडक्ट में 9 ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड, अभी आया था ना कंपोनेंट के फॉर्म में। फिर जे का जे के साथ 4 इंटू 4 16, 5 इंटू 5 माइनस का 25 डिवाइडेड बाई। बच्चों इसका मैग्नीट्यूड कितना, मैग्नीट्यूड कैसे कैलकुलेट करते हैं, स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 25 रूट 50। आई थिंक इसका भी कितना हो गया रूट 50। आगे अगर हम सोल्व करें
तो ये आ गया कोस इनवर्स, ऊपर वैल्यू कितना आ रही है बच्चों 0 और डिवाइडेड बाई यहाँ कितनी आ रही है 50। इससे हमें कोई मतलब नहीं है, 0 को किसी से भी डिवाइड जब करते हैं तो वैल्यू कितनी आती है 0, और कोस इनवर्स 0 बच्चों कितना होता है, 0 वैल्यू किस पे आती है 90 डिग्री पे। इसका मतलब हमारे पास दोनों वेक्टर्स के बीच एंगल कितना है 90 डिग्री है। ये दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर है, दोनों वेक्टर्स क्या है परपेंडिकुलर है। चलो एक क्वेश्चन और ले लें। देखो डॉट प्रोडक्ट करना भी सीख लिया, वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी हमने सीख लिया। मैग्नीट्यूड जैसे इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है तो रूट लगाओ, स्क्वायर रूट, इस कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस इस कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस इस कंपोनेंट का स्क्वायर, ठीक है ना। जैसे ये कर लिया, इसका भी कैलकुलेट किया, ये आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, देखें जल्दी करो फटाफट, देखें एक क्वेश्चन आप करो, देखिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ क्वेश्चन को। एक क्वेश्चन और है, फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। दो वेक्टर हमें दिए हुए हैं, कौन कौन सा देखो। एक वेक्टर हमारे पास में ए वेक्टर दिया हुआ है आई के प्लस जे के माइनस 2k केप, और बी वेक्टर हमें दिया हुआ है माइनस का आई केप प्लस का 2j केप और माइनस का k केप। बताओ एंगल कितना आएगा, इन दोनों वेक्टर्स के बीच एंगल कितना आएगा, इन दोनों वेक्टर्स के बीच एंगल कितना आएगा, फटाफट आंसर बताओ। देखिए सर एंगल के लिए पहले डॉट प्रोडक्ट कर लो हम। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बच्चों कितना आया 1 and -1 -1, 1 and 2 प्लस का 2, -2 -1 प्लस का 2, बच्चों कितना हो गया 4 -1 3। क्लियर यहाँ तक। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना आ गया 3। अगर हम ए के मैग्नीट्यूड की बात करें तो क्या आता है स्क्वायर रूट 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 और -2 का स्क्वायर 4, कितना हो गया √6। बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो गया 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर या 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और 1 का -1 का स्क्वायर फिर से 1, कितना हो गया ये भी कितना आ गया √6। तो बच्चों थीटा इक्वल टू कितना होता है, थीटा इक्वल टू होता है सर कोस इनवर्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाई ए बी। तो थीटा इक्वल टू कितना हो गया कोस इनवर्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना है 3 है, a इंटू बी कितना हो गया √6 इंटू √6 6 हो जाएगा ना, √6 इंटू √6 का स्क्वायर इट मीन्स आपका 6। देखो 3 से 6 गया कितना हो गया हाफ, तो थीटा इक्वल्स टू कोस इनवर्स हाफ बच्चों कितना होता है 60 डिग्री। इट मीन्स दोनों वेक्टर्स के बीच एंगल कितना है 60 डिग्री। सर बड़ा मज़ा आ गया, इंटरेस्टिंग चीज़ चल रही है और बहुत ईजी है। क्रॉस प्रोडक्ट भी करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। पहले डॉट प्रोडक्ट खत्म करो कि क्वेश्चन किस तरह से आते हैं। चलो देखो स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, देखिए फटाफट मिटा दे। चलो देखो देखो बच्चों यहाँ पे क्या बोला गया है, हमारे पास दो वेक्टर है। एक और क्वेश्चन लेते हैं हम अच्छा सा। बोला गया है कि दो वेक्टर है ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, उनका सम और उनका जो डिफरेंस है एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो ए और बी का रेशियो क्या है, इफ सम ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी is a vector and b vector is perpendicular to डिफरेंस हो जाएगा a माइनस बी और सम हो जाएगा a वेक्टर प्लस b वेक्टर, है ना। इफ सम का मतलब दो वेक्टर्स का सम हमेशा कैसे करते हैं a वेक्टर प्लस b वेक्टर ऑफ टू वेक्टर्स a वेक्टर एंड b वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू डिफरेंस, देयर डिफरेंस है ना, टू देयर डिफरेंस, देन a बाई बी।
ए और बी यहाँ पे वेक्टर नहीं है, ए बाई बी यहाँ पे उनका मैग्नीट्यूड है। क्लियर है? सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या बोला गया है? दो वेक्टर हैं जिनका आपने रिजल्टेंट कैलकुलेट किया, उनका सम किया। वेक्टर्स का सम, मैग्नीट्यूड का सम नहीं, वेक्टर्स का सम किया और उनका डिफरेंस किया। अगर आपको ये भी नहीं आता कि दो वेक्टर्स का सम कैसे कैलकुलेट करते हैं और डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो उसका भी एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है या हो रखा है। देखो आप कम से कम 10 से 12 वीडियो आगे जाओगे ना, तो वेक्टर्स का डिजिटल बोर्ड के ऊपर एक वीडियो बनाया हुआ है, वेक्टर्स का एडिशन कैसे करते हैं, वेक्टर्स का सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, ठीक है ना, और उनके डायरेक्शन किधर किधर आती है, दोनों की डायरेक्शन डिफरेंट होती है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि दोनों वेक्टर्स का सम और दोनों वेक्टर्स का जो डिफरेंस है वो क्या है? परपेंडिकुलर है। तो बताओ ए और बी का रेशियो क्या होगा, उन दोनों वेक्टर्स का जो मैग्नीट्यूड है उनका रेशियो क्या होगा? बताओ बच्चों, इस केस को कैसे करेंगे? सर आपने एक वर्ड यूज किया इज परपेंडिकुलर। मैंने भी कहा था ना, एक स्टेट में एक लाइन याद रखनी है। इट मीन्स यहाँ पे क्या बोला गया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट प्रोडक्ट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इक्वल टू कितना हो गया? 0। क्लियर है यहाँ तक? इन दोनों वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट है सम का और डिफरेंस का, वो कितना हो गया? 0 हो गया, क्योंकि दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। चलो अब इसको सोल्व करो। देखिए, या तो आप इसका फॉर्मूला लगा दो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, इसका लगा लो ए स्क्वायर माइनस, फिर उनको मल्टीप्लाई कर, थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा। तो सिंपल से हम क्या करते हैं, देखो ए का ए के साथ डॉट प्रोडक्ट कितना हो गया? ए स्क्वायर। क्लियर है? चलो ए का इसके साथ डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाएगा? सर ए का बी के साथ ये हो जाएगा माइनस का ए बी कोस थीटा। क्लियर है यहाँ तक? चलो इसका इसके साथ क्या हो जाएगा? प्लस का ए बी कोस थीटा, और बी का बी के साथ कितना हो जाएगा? माइनस का बी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया? 0। टोटल 4 टर्म आएगी नहीं आएगी? 2 टर्म इधर 2 टर्म इधर, मल्टीप्लाई करो, ये आ गया। फिर भी किसी को नहीं पता कि सर कैसे आया, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, बता देंगे कैसे आया। इसको यहाँ से कैंसिल करो, कितना हो गया? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। इट मीन्स ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। इट मीन्स ए बाई बी इक्वल टू कितना आ गया बच्चों? 1। इट मीन्स दोनों वेक्टर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है। ये तभी पॉसिबल है जब दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल होता है, तो उनके सम और उनके डिफरेंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। क्लियर यहाँ तक? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। मिटा दो यहाँ से। बच्चों देखो, अच्छे अच्छे क्वेश्चन हो रहे हैं, इनको फोकस कर लेना अच्छी तरह से आप। अब मैं डॉट प्रोडक्ट के एग्जांपल्स की बात करता हूँ। देखो बच्चों, एग्जांपल्स बेस्ड ऑन डॉट प्रोडक्ट। सबसे पहला जो एग्जांपल है वो है वर्क डन। W इक्वल टू कैलकुलेट करेंगे फोर्स का डिस्प्लेसमेंट के साथ डॉट प्रोडक्ट। ये है फोर्स, ये है डिस्प्लेसमेंट, लिख लेना। ये फोर्स, ये डिस्प्लेसमेंट। द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वर्क डन। दूसरा एग्जांपल आ जाएगा इंस्टेंट पावर। बच्चों पावर स्केलर क्वांटिटी है, वर्क डन भी स्केलर क्वांटिटी है, बस दोनों वेक्टर क्या होने चाहिए? वेक्टर होने चाहिए ना, दोनों क्वांटिटी। दो वेक्टर्स को किस तरह से मल्टीप्लाई करेंगी? तीसरी क्वांटिटी स्केलर मिले तो डॉट लगाना पड़ेगा। ये होता है फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट। इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं। जब हम वर्क एनर्जी एंड पावर पढ़ेंगे तो वहाँ पर ये प्रूव हो जाता है कि जो पावर होती है वो फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट होती है। और देखो यहाँ पे जिन बच्चों ने 12th क्लास पास कर ली है या 12th क्लास पढ़ ली है, उनको पता है कि जो इलेक्ट्रिक करंट होती है, करंट डेंसिटी J इक्वल्स टू I बाई A होता है, एंड करंट इक्वल्स टू होता है करंट डेंसिटी इनटू एरिया वेक्टर। ये स्केलर क्वांटिटी, बट ये वेक्टर क्वांटिटी, ये वेक्टर क्वांटिटी, इनके बीच में क्या आ जाएगा? डॉट प्रोडक्ट। तो जो इलेक्ट्रिक करंट होती है, इट इज़ द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ करंट डेंसिटी एंड एरिया वेक्टर। एक एग्जाम्पल ये हो गया। और भी देखो एग्जाम्पल्स। और एग्जाम्पल आपके क्या हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड मैग्नेटिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। मैग्नेटिक फ्लक्स होता है मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। ठीक है?
तो इस तरह से अगर आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया वेक्टर को डॉट प्रोडक्ट कर दो, और मैग्नेटिक फ्लक्स कैलकुलेट करना है तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को एरिया वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट कर दो। ये हमारे 5 एग्जाम्पल्स हो गए जो आपके 11th क्लास में एग्जाम्पल्स है। ये जनरली आपके 2 एग्जाम्पल्स काम में आएंगे जिसके न्यूमेरिकल्स, वर्क डन के न्यूमेरिकल्स तो डेफिनेटली बनते ही बनते हैं, और पावर्स के जो क्वेश्चन है वो वर्क पावर एनर्जी वाला जो चैप्टर है वहाँ से क्वेश्चन पुटअप होते हैं। बाकी इसके जो क्वेश्चन है डॉट प्रोडक्ट वो 12th क्लास में, ये आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला चैप्टर है, ये मैग्नेटिज्म गाउस लॉ है वहाँ से क्वेश्चन बनता है, और ये करंट इलेक्ट्रिसिटी में एक छोटा सा टॉपिक है, करंट डेंसिटी और इलेक्ट्रिक करंट में क्या रिलेशन है। तो सिंपल सा यहाँ से भी डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट करके हम इलेक्ट्रिक करंट को कैलकुलेट कर लेते हैं। चलो इस पर एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं हम, है ना। वर्क डन के ऊपर न्यूमेरिकल कैलकुलेट कर लेते हैं। न्यूमेरिकल दो किस तरह का है, पहले एक सिंपल न्यूमेरिकल लेते हैं फिर एक एडवांस न्यूमेरिकल लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, अगर हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करें एग्जांपल्स की, इफ ए बॉडी इज डिस्प्लेस्ड, इफ ए बॉडी इज डिस्प्लेस्ड अंडर ए फोर्स, अंडर ए फोर्स, एफ वेक्टर इक्वल टू क्या दिया गया है 3i के प्लस 4j के माइनस का 5k के। इफ ए बॉडी इज डिस्प्लेस्ड अंडर ए फोर्स ए वेक्टर इक्वल टू वो जो डिस्प्लेसमेंट दिया है बच्चों वो दिया गया है डी वेक्टर इक्वल्स टू आपको दिया गया है 2i के माइनस का 2j के और माइनस का k के। तो आपको क्या कैलकुलेट करना है, देन हाउ मच वर्क विल बी डन, तो कितना वर्क डन किया जाएगा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इफ ए बॉडी इज डिस्प्लेस्ड बाय ए डिस्प्लेसमेंट डी वेक्टर इक्वल टू दिया हुआ है अंडर ए फोर्स, फोर्स दिया हुआ है इक्वल टू आपको दे दिया। तो बताओ वर्क डन कैसे कैलकुलेट करेंगे। वर्क डन का सिंपल सा भी हमने तरीका क्या देखा सर, फोर्स वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है और डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है, तो इन दोनों क्या कर देंगे डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट करने के लिए लिखने की जरूरत नहीं है, हमने भी क्या सीखा था, आई का आई के साथ डॉट प्रोडक्ट 1 होता है, जे का जे के साथ डॉट प्रोडक्ट 1 होता है, के का के के साथ डॉट प्रोडक्ट 1 होता है, बाकी सब का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। सिंपल हम कर लेते हैं 2 × 3 6, 4 × 2 -2 -8, -5 -1 प्लस का 5। क्लियर है यहाँ तक। देखो 6 - 8 -2 प्लस 5 3 जूल। तो बच्चों इसका आंसर कितना हो गया 3 जूल, ये आंसर हो गया। क्लियर है। फोर्स हमारा न्यूटन में था और डिस्प्लेसमेंट हमारा सपोज मीटर में था, तो आंसर किस में आ गया जूल में। चलो एक एडवांस टाइप का क्वेश्चन ले लेते हैं, थोड़ा सा नॉर्मल सा। देखो उसके लिए हमें सबसे पहले पोजीशन वेक्टर पढ़ना पड़ेगा। पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है बच्चों, अगर आपको किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, सपोज हमारे पास एक पॉइंट P है, इसके कोऑर्डिनेट x, y, z, तो आपसे बोला जाएगा कि इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या है। पोजीशन वेक्टर हमेशा किसी रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में जाता है, और हमारे लिए रेफरेंस पॉइंट कौन है ओरिजिन। तो इसका जो पोजीशन वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं r वेक्टर से। जो हमारा पॉइंट है वो क्या है पोजीशन वेक्टर। इसको कैसे करते हैं, x कंपोनेंट में से x कंपोनेंट सेपरेट करेंगे तो x - 0 x, कौन सी डायरेक्शन में x डायरेक्शन मतलब i के, y - 0 y कौन सी डायरेक्शन है j के, z - 0 क्या हो जाएगा z, और यहाँ क्या आ जाएगा k के। मतलब आज के बाद अगर किसी भी कोऑर्डिनेट का, किसी भी पॉइंट का अगर पोजीशन वेक्टर कैलकुलेट करना है तो उन पॉइंटों के साथ आप i j k लगा दो, क्योंकि पहला वाला जो पॉइंट होता है कोऑर्डिनेट वो x एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा वाला कोऑर्डिनेट y एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, और तीसरा वाला कोऑर्डिनेट z एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है ना, तो इस तरह मेंशन कर देंगे। अब बात आती है, अगर हमें से बोल दे कि कोई पार्टिकल यहाँ से P पॉइंट से Q पॉइंट पे जा रहा है, तो इसका मतलब इसका कोई पोजीशन वेक्टर होगा r1 वेक्टर, वो हम कंसिडर कर लेते हैं क्या x1 i के, y1 j के और z1 k के। पार्टिकल यहाँ से वहाँ पहुँच गया, तो बच्चों इसका भी तो कोई ना कोई पोजीशन वेक्टर होगा, और इसके कोऑर्डिनेट हम क्या मान लेते हैं x2 y2 z2, तो ये हो जाएगा x2 i के
y2 जे कैप और ये हो जाएगा z2 k कैप। तो आपसे बोला जाएगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना है। हर पॉइंट का अपना एक पोजीशन वेक्टर होता है। इसका पोजीशन वेक्टर, इसके जो कोऑर्डिनेट वो कितने मान लिए, x1 y1 और z1। इसके कोऑर्डिनेट हमने कितने मान लिए, x2 y2 एंड z2। तो पोजीशन वेक्टर तो लिखना जानते ही हैं, अभी भी किया हमने, लेकिन पूछा क्या इस बार, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। मतलब आपको बोला जाएगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पी क्यू वेक्टर, मतलब हो गया फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, और इसी को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना हो गया, x2 माइनस x1 आई कैप। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, y2 माइनस y1 जे कैप। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, z2 माइनस z1 के कैप। क्लियर है। अब ये क्यूरी नहीं आनी चाहिए कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब इस पर एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, ठीक है ना। लास्ट और फाइनल न्यूमेरिकल है, वीडियो वैसे भी काफ़ी लंबा हो गया है। तो चलो देखो क्वेश्चन क्या बोला जाएगा, ये दूसरे नंबर का क्वेश्चन है। इफ ए बॉडी, या लिख दो आप ऑब्जेक्ट, इफ ए बॉडी इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम ए पॉइंट, फ्रॉम ए पॉइंट लिख लेते हैं 6 5 3, ये पी पॉइंट है, टू एनदर पॉइंट क्यू, और क्यू के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं 3 2 1, अंडर ए फोर्स एफ वेक्टर, ये दिया हुआ है आई केप जे केप एंड के केप, ये न्यूटन में है, कोऑर्डिनेट्स आपके मीटर में है। देन कैलकुलेट द वर्क डन बाय द फोर्स। तो क्या पूछा है, फोर्स द्वारा कितना वर्क डन करना पड़ेगा। सिंपल सा बच्चों, इसको सोचने की कोशिश करना। वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स तो वेक्टर में दिया है बट हमें डिस्प्लेसमेंट नहीं दिया, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, सिर्फ पी से क्यू की तरफ जा रहे हैं। तो हमारे पास में जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बच्चों को क्या हो जाएगा, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। फाइनल पोजीशन क्या है, पहले उसको लिख लो, 3 आई केप 2 जे केप 1 के लिए क्या आ जाएगा, के केप। किसको सेपरेट करना है, इनिशियल पोजीशन, और इसका पोजीशन वेक्टर बनाना आता है। कैसे बनाएंगे, 6 आई केप प्लस का 5 जे केप और प्लस का 3 के केप। बस सेपरेट कर लो, हमारे पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ गया, और उसका इसके साथ क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट। 3 माइनस 6 माइनस का 3, 2 माइनस 5 अगेन माइनस 3, 1 माइनस 3 माइनस का 2, सॉरी आई केप नहीं लगाया ना, आई केप जे केप और ये हो गया के केप। माइनस साइन कॉमन लेते हैं बाहर, तो ये हो गया 3 आई केप प्लस का 3 जे केप और प्लस का 2 के केप। ये हमारे पास में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ गया। अब हमें क्या करना है, इसके साथ इसका डॉट प्रोडक्ट करना है। तो वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट डी लिख दो, या डेल्टा आर वेक्टर लिख दो। करो देखिए, 3 का 1 के साथ 3 हो गया, माइनस साइन बाहर आया, वर्क डन नेगेटिव में आएगा, तो -3 -1 -3, 1 एंड -3 अगेन -3 हो जाएगा, माइनस बाहर कर रखा है, +1 और 2 बच्चों कितना हो जाएगा, प्लस का 2, तो ये कितना हो गया 6 6 + 2 8, माइनस का 8 जूल वर्क डन होगा। वर्क डन यहाँ पे क्या है, नेगेटिव। वर्क डन पॉजिटिव भी हो सकता है, वर्क डन नेगेटिव भी हो सकता है। क्लियर है यहाँ तक। एक छोटा सा कंसेप्ट और कर लेते हैं। आपसे बोला जाए कि 2 पैरेलल वेक्टर दिए हुए हैं, 2 पैरेलल वेक्टर। देखो पैरेलल वेक्टर्स के लिए क्या कंडीशन होती है, सपोज हमारे पास में 2 वेक्टर्स है, कंडीशन फॉर 2 पैरेलल वेक्टर्स, कंडीशन फॉर 2 पैरेलल वेक्टर्स। देखो बच्चों, आपको क्या दिया है कि एक वेक्टर ए वेक्टर है, ये a1 आई केप है, b1 जे केप है एंड c1 के केप है। एक और वेक्टर है b वेक्टर, a2 आई केप, इसका y कंपोनेंट b2 है और इसका z कंपोनेंट c2 है। तो ये दोनों वेक्टर पैरेलल वेक्टर कब होंगे,
सिंपल सी बात है, अगर इसका मैग्नीट्यूड बच्चों ध्यान रखना 4 है तो इसका मैग्नीट्यूड 4 भी हो सकता है, 4 से कम भी हो सकता है, 4 से ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन डायरेक्शन सेम रहेगी। सपोज एक वेक्टर ये ए वेक्टर है, ये वेक्टर बी वेक्टर है, मुझे लग रहा है कि दोनों वेक्टर पैरेलल वेक्टर है, सिंपल सा आपको दिख रहा हो। बट यहाँ पर क्या है सर, जो बी वेक्टर है वो ए वेक्टर का लेमडा टाइम्स है। लेमडा यहाँ पे कोई रियल नंबर है, जैसे कि मान लो मैंने बोले इसका मैग्नीट्यूड 3 है तो इसका मैग्नीट्यूड 6 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। तो यहाँ लेमडा क्या है, मल्टीप्लिकेशन है, 1 टाइम्स, 2 टाइम्स, 2.5 टाइम्स, 3 टाइम्स। तो पैरेलल के लिए क्या करनी चाहिए, अगर दोनों वेक्टर पैरेलल है तो इनके इन कंपोनेंट का रेशियो क्या आएगा, इक्वल आएगा। बताओ आएगा नहीं आएगा। जैसे सपोज मैंने भी कहा, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मैंने लिखा यहाँ पे आई के प्लस 2j के प्लस का 3k के। अगर मैं बोलूँ कि बी वेक्टर इसके पैरेलल है तो कन्फर्म है इसका मल्टीप्लिकेशन आएगा। मान लो इसे डबल कर दो तो यहाँ आ जाएगा 2i के, यहाँ आ जाएगा 4j के और यहाँ आ जाएगा 6k के। आप बच्चों बिना देखे बता सकते हो एग्जाम में कि दोनों वेक्टर पैरेलल वेक्टर है। बिकॉज देखो ये रेशियो हाफ, ये रेशियो हाफ, ये रेशियो हाफ, और अगर इसको मैं ऐसे बोलूँ 2 कॉमन आया और ये क्या आ गया, ए वेक्टर। बी वेक्टर ए वेक्टर का ट्वाइस है, डबल है। इसका मतलब यहाँ पे ए और बी दोनों क्या है, पैरेलल वेक्टर। और पैरेलल वेक्टर के लिए इस कंडीशन को आपको यूज़ करना है, न्यूमेरिकल जस्ट यूँ आपका सोल्व हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। 51 मिनट का आपका वीडियो हो गया है। बाकी जो अपना नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा वो रहेगा क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट पे। ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर है।